हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और स्थापना कब हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की? 1774 में। और एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है, लेमेस्टर ईस्ट न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहला तो बिल्कुल सही है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। और दूसरा जो दिया हुआ है, लेमेस्टर ईस्ट न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। कौन थे प्रथम न्यायाधीश? तो एलिजा इम्पे। तो सही आंसर क्या होगा? केवल वन सही है, ओनली वन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सबसे पहले देखते हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, ये कौन से एक्ट से हुई थी? तो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत। तो एक आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये आपका था नियामक अधिनियम 1773। तो बी का आपका क्या हो गया? 2 हो गया, 1 हो गया। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, ये आपका कौन से चार्टर में था? तो चार्टर अधिनियम 1813। तो सी का आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सी का आपका 3 हो गया। डी क्या है? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये आपका किसके अंदर था? चार्टर अधिनियम 1833। तो डी का क्या हो गया? 4 हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813 में था। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये आपका था चार्टर अधिनियम 1833 में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो पहला भी सही है, 1813 का चार्टर एक्ट। फिर दूसरा भी सही है, जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। और तीसरा प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था। आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन से चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था? तो आपका कौन सा था? 1813 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो कौन सा था? 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरे पे आते हैं, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो आपका यहाँ पे दूसरा भी बिल्कुल सही है। और तीसरा क्या है? भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये तीसरा गलत है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आया था? तो आपका जो 1858 का एक्ट आया था उसके अंतर्गत भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? ओनली 1 एंड 2। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस अधिनियम ने
भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो कौन सा अधिनियम था? चार्टर एक्ट 1813। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, मैंने गलत बोल दिया था, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो सही आंसर क्या होगा? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर क्या होगा? संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। और कब हुई थी स्थापना? 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा है आपका मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो बी आपका सेकेंड ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो आपका था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो ऑप्शन पहला जो है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो पहला और तीसरा सही होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है कौन से अधिनियम के अंतर्गत? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। सही आंसर क्या होगा? पहला क्या है आपका, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गलत है। सी क्या है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, सी भी सही है। डी क्या है, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, तो डी भी सही है आपका। तो पूछ क्या रहा है, कौन 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी?
तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो कौन से अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में और शेष शक्तियाँ किसको दी गई थी, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान। बाकी जो विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये आपका है एक संघ की योजना पर विचार, ये भी है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित नॉमिनेट किया जाना, तो बी, सी और डी है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी सारे भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम 1935 है, यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, तो सही आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं पंचायत से रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले देखते हैं 243A किससे संबंध रखता है, ग्राम सभा से। 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। 243H पावर टू इम्पोज टैक्स बाई एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। 243K में क्या है, इलेक्शन टू द पंचायत। 243Z में क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ म्यूनिसिपलिटी। 243ZA में क्या है, इलेक्शन टू द म्यूनिसिपलिटी। नेक्स्ट आपका 243ZD में क्या है, कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। 243ZI में क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक बार और देख लेते हैं, 243A ग्राम सभा। 243B में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। 243H में क्या है, पावर टू इम्पोज टैक्स बाई एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। 243K में क्या है, इलेक्शन टू द पंचायत। 243Z में क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्यूनिसिपलिटीज। 243ZA में क्या है, इलेक्शन टू द म्यूनिसिपलिटीज। 243ZD में क्या है, कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। 243ZI में क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 312 में क्या है, आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विसेज। फिर आपका आता है आर्टिकल 323A में क्या है, 323A में क्या है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है। और जो एक और इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 330, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आर्टिकल 330 में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपुल। और आर्टिकल 332 में क्या है, 330 और 332 इंपॉर्टेंट है। 332 में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 330 में है आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपुल। और आर्टिकल 332 में है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इसके अलावा आपका आर्टिकल 333 था एक, उसमें क्या था, आर्टिकल 333 में क्या था, जो एंग्लो इंडियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, किसमें, लोकसभा में। पहले क्या होता था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे। कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 333 में। लेकिन इसे अब रिपील कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, अब नहीं होता।
तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।